हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसके हिसाब से आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा मेरा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो आज हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है टू वाइंड अप, मीन्स टू डिसॉल्व। यहाँ पर डिसॉल्व किसकी बात कर रहे हैं हम? कंपनीज की बात कर रहे हैं। मीन्स कंपनीज को क्या किया जा रहा है? डिसॉल्व किया जा रहा है। जब कंपनी बंद होती है, कंपनी जब वाइंड अप होती है, तो उसे कहा जाता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होती है तो उसे हम कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। बट क्वेश्चन ये है कि कंपनी लिक्विडेट क्यों हो रही है? तो देयर आर वेरियस रीजंस। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो, कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हो अपने बिजनेस को। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनमें आपस में डिस्प्यूट्स हो गया हो, या फिर किसी इलीगल एक्टिविटी की वजह से गवर्नमेंट ने उस कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया हो, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया हो, प्रोहिबिट कर दिया हो। इस वजह से कंपनी को क्या करना पड़ सकता है? लिक्विडेट करना पड़ सकता है। तो लिक्विडेट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी बंद हो रही है। तो अब यहाँ पर कंपनी को बंद कैसे करें हम? क्या शटर डाउन कर दे और ताला मार दे और हो गई कंपनी बंद? जी नहीं, ऐसे कंपनी बंद नहीं होती है। कंपनी को स्टार्टअप और एंड करने का एक लीगल प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि कंपनी को बंद कैसे किया जाता है। कंपनी वाइंड अप करने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी में एक लीगल पर्सन को अपॉइंट करते हैं, जिसका नाम होता है लिक्विडेटर। इसका नाम क्या होता है? लिक्विडेटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन को अपॉइंट करती है। ये पर्सन का काम क्या होता है? टू लिक्विडेट द कंपनी, मीन्स कंपनी को बंद करने के जितने भी प्रोसीजर होंगे वो वर्क लिक्विडेटर का होता है। तो लिक्विडेटर करता क्या है एक्चुअली में बिजनेस को बंद करने के लिए? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट है, यहाँ पर लाइबिलिटी और असेट्स। लाइबिलिटी मीन्स बिजनेस के ऊपर इतने इतने कर्जे हैं, और असेट्स मीन्स बिजनेस की प्रॉपर्टीज। तो लिक्विडेटर जो होता है वो क्या करता है? बिजनेस के जितने भी असेट्स होते हैं, बिजनेस के रियल असेट्स होते हैं, उन्हें क्या करता है लिक्विडेटर? सोल्ड आउट कर देता है। उन्हें क्या कर देता है लिक्विडेटर? सोल्ड आउट कर देता है। एंड सोल्ड आउट करने के बाद जो बैलेंस आता है, जो पैसे बचते हैं, उस पैसे से जितने भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है? पेड ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, जितने भी असेट सोल्ड आउट करके पैसे जमा हुए हैं वो पैसे लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं। जितने भी तरह के लाइबिलिटीज होते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, उन्हें पे कर दिया जाता है। अब बात यहाँ पर यह है कि लाइबिलिटीज में कौन सी लाइबिलिटी को पहले दिया जाए, क्योंकि लाइबिलिटीज में आपने देखा होगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी भी होते हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी होते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी किसे कहेंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल लाइबिलिटी, एंड दिस इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बैंक से लोन लिया हो, बैंक लोन ये हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, बिल्स पेबल्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो अब इनमें से क्वेश्चन रेज ये होता है कि पहले हम किस लाइबिलिटी को पे करें, इंटरनल लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी? ठीक है, तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि कंपनी पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करती है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी को। एंड देन एक्सटर्नल लाइबिलिटी को सारे पे कर देने के बाद अगर बैलेंस बच जाए तब किसे पे ऑफ किया जाता है? इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर अगर पैसा नहीं बचा तो? अगर पैसा नहीं बचा तो इंटरनल लाइबिलिटी को पे नहीं किया जाएगा। मीन जो लॉस होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेयर करना होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी में भी पहले हम किसको पे करें? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, बैंक लोन, बैंक ओडी,
बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बहुत सारे टाइप्स के एक्सपेंसेस हैं। फर्स्ट हम किस लाइबिलिटी को पे करें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बताता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट हम किसको पे करेंगे और लास्ट में हम किसको पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना दिया है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना होगा, जो आप में पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा। मीन्स लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मीन्स जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लिक्विडेटर का वर्क क्या होता है कि सारे असेट्स ऑफ बिजनेस को सोल्ड आउट कर दिया जाए और जो पैसे बचे उस पैसे से क्या करें, बिजनेस के जो लाइबिलिटीज हैं उन्हें पे करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, एक डाउट है, अगर बिजनेस के लाइबिलिटी पे करने में पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे। तो अगर कम पड़ रहे हैं बिजनेस के लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो हम कॉन्ट्रीब्यूटरी से कुछ अमाउंट जो उनका डेफिशिएंसी बाकी होगा उनसे हम क्या करेंगे, कॉल बैक करेंगे। कॉल बैक जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है सर कॉल बैक, कॉल बैक मीन जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया है शेयर्स, मान लेते हैं 100 रुपए का शेयर्स हमने एक बेचा था, एक शेयर 100 रुपए का सोल्ड आउट किया हमने, एंड उस शेयर होल्डर ने सिर्फ 90 रुपीज ही पेड अप किया है, सिर्फ 90 रुपीज पेड अप किया है। मीन्स अभी भी उसका ₹10 जो है वो क्या है, बैलेंस है। तो ये 10 रुपया हम क्या करेंगे, उससे कॉल अप करेंगे, ठीक है, कॉल बैक करेंगे कि वो 10 रुपया हमें रिटर्न कर दे, ठीक है, 10 रुपया जो है वो रिटर्न कर दे। तो उससे जो भी पैसे कलेक्ट होंगे उससे हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को पे कर देंगे। सर अगर रिवर्स हुआ तो, रिवर्स इन द सेंस अगर हमने असेट्स सोल्ड करके लाइबिलिटीज को पेड कर दिया, सारे लाइबिलिटीज को, एक्सटर्नल लाइबिलिटी एज वेल एज इंटरनल लाइबिलिटी को पेड कर दिया, तो उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा पैसे बच गए तो वो क्या करेंगे, अगर एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं तो हम वो एक्स्ट्रा पैसे शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। जैसे पैसे की शॉर्टेज जब थी तो हमने कॉन्ट्रीब्यूटरी से कॉल अप किया था, ठीक है, हमने कॉल पे अप करके पैसे मांगे थे, तो जब एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे तो वो पैसे क्या करेंगे, एक्सेस मनी हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, ठीक है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बनाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट डेबिट साइड एंड पेमेंट क्रेडिट साइड। जितने भी रिसिप्ट होंगे, पैसे आएंगे, उसे हम डेबिट में लिखेंगे और जो भी पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिसिप्ट में आपको क्या लिखना है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सर ये कहाँ पे दिया होगा, ये आपको ओल्ड बैलेंस शीट, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा उसमें ऑलरेडी असेट्स में आपको गिवन होगा, ठीक है, तो हम वहां से डायरेक्टली ये कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज गिवन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज असेट्स रियलाइज्ड। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया कि असेट्स रियलाइज मीन्स बिजनेस के जितने भी असेट्स होंगे उस असेट्स को बेच के जो भी पैसे आएंगे वो पैसे हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, स्टॉक, ये सारे असेट्स को सोल्ड आउट करके जितना भी कलेक्शन होगा वो पैसा आपको यहाँ पर लिखना है। देन उसके बाद में ये क्या है सर, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। देखो क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिटर, एक होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर और एक होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने उस क्रेडिटर से पैसे लिए हैं तो उसके बदले में हमने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, दैट इज नोन एज सिक्योर्ड क्रेडिटर। और अनसिक्योर्ड, ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि उस क्रेडिटर से जब हमने पैसे लिए थे या फिर कोई क्रेडिट में हमने माल परचेज किया था, रॉ मटेरियल, तो हमने सिक्योरिटी के तौर पे हमने उसे कुछ नहीं दिया था, इसलिए उसका नाम कहा जाता है अनसिक्योर्ड, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हमने साथ ही साथ जब उससे उधार लिए थे तो साथ ही साथ हमने कुछ ना कुछ उसे गिरवी रखा है, ऐसा बोल सकते हैं, मॉर्गेज जिसे कहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे हमने उसके पास कुछ ना कुछ रखा है। तो मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल हमने सामने वाले से 80,000 रुपए का उधार लिया था, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मैंने लोन लिया था 80,000 रुपीज का किसी क्रेडिटर से, ठीक है, एंड साथ ही साथ मैंने सिक्योरिटी के तौर पे उसके पास 1 लाख रुपए का जो असेट्स है वो उसके पास डिपॉजिट रखा था एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। तो इन द सेंस अगर मैं पैसे नहीं पे कर पाता हूँ तो वो क्रेडिटर्स क्या करेगा, वो 1 लाख रुपए का जो मैंने असेट्स गिरवी रखा है सिक्योरिटी के तौर पे, वो उसे बेच करके पैसा वसूल कर लेगा, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल 80,000 पेड करना है
और मैंने सिक्योरिटी के तौर पे 1 लाख रुपया डिपॉजिट दिया है, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे जो भी असेट्स डिपॉजिट रखा है, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपए के असेट्स को मान लो हमने सोल्ड किया एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सोल्ड करने पे, लेकिन अभी इतना तो आपको पता होगा कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का कोई सामान सामने वाले के पास गिरवी रखा है, अगर मैं उसको मार्केट में सोल्ड करता हूँ तो क्या श्योर है कि 1 लाख रुपीस पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, कि 1 लाख रुपए का जो असेट था वो 1 लाख में ही बिकेगा? ऐसा जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स उससे कम प्राइस में जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि वो हमने सोल्ड आउट किया 90,000 रुपीज में। कितने में? 90,000 रुपीज में। तो अगर मान लो जो सिक्योरिटी का असेट्स था वो 1 लाख का था, उसको मैंने बेचा तो 90,000 रुपए मुझे मिले। लेकिन अभी देखो 90,000 रुपए पैसे आ गए आपके पास। अब 90,000 रुपए में से आपको वो क्रेडिटर्स को, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेड कितना करना था? पेड करना था 80,000। तो देखो यहाँ पे, तो हम 80,000 यहाँ से पेड कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो कितना बचता है? 10,000। तो ये जो 10,000 होगा इसी को हम क्या कहेंगे? सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या कहेंगे? सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योरिटी के तौर पे हमने 1 लाख रुपए का असेट्स उसके पास मॉर्गेज रखा था, हमें पेड कितना करना था? ओनली 80,000। तो पेमेंट करने के टाइम पे हमने ये 1 लाख का असेट्स को कितने में बेचा? 90,000 में बेच दिया। अब 90,000 में बेच दिया हमने, हमारे पास कलेक्शन 90,000 हो गया, उसमें से 80,000 हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेड कर दिया, तो बचा कितना? 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपये ये कंपनी अपने सरप्लस के तौर पे लिखती है, ठीक है। तो वो भी रिसिप्ट साइड में आएगा। तो ये होता है सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट होता है, ठीक है, तो ये वीडियो वापस से रिवाइंड करके देख सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इसके थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था मैंने। 100 रुपए का शेयर था, ठीक है, एक शेयर 100 रुपए का था। उसमें से अगर मान लो कोई शेयर होल्डर ने 90 रुपीज़ ही पेड अप किया है, तो 10 रुपीज़ बैलेंस है, तो हम इसे फ़ोन करके या फिर कॉल करके उससे 10 रुपये जो है पेंडिंग वो मंगा लेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज मीन्स जो शेयर होल्डर हैं जिनका पैसा अभी भी कॉल्स इन एरियर्स में है, उनसे हम कॉल बैक करके मनी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट साइड में कौन कौन सी चीजें आने वाली है। रिसिप्ट में ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। नंबर 1 कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। नेक्स्ट वन इज असेट्स रियलाइज, जो भी असेट्स को हमने बेचा है, सोल्ड आउट किया है, उससे जो पैसे आए हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा? सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसका मतलब क्या होता है? जो अभी मैंने सिक्योरिटी के तौर पे क्रेडिटर्स को जो असेट्स गिरवी रखा था उसको बेच करके पेड ऑफ करके जो बैलेंस बचता है वो सरप्लस माना जाएगा। सर क्या ऐसा हो सकता है कि लॉस हो जाए? यस, लॉस भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है? सरप्लस ही होता है। सर क्यों? आप इतनी गारंटी के तौर पे क्यों कह सकते हो कि सरप्लस ही होगा? आप कॉमन सेंस यूज करो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को पैसे देते हो, ठीक है, अगर लोन के तौर पे आप पैसे देते हो, तो जितने आप पैसे दोगे उस पैसे से ज्यादा का असेट्स ही आप अपने पास क्या रखते हो? गिरवी रखोगे, है कि नहीं? सामने वाले से मांगोगे। अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का किसी को लोन दिया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे पास 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का असेट्स मैं उससे गिरवी रखूं, ताकि अगर उस सामने वाला बैड डेट कर देता है, ठीक है, पैसे देने से मना कर देता है, तो मैं वो असेट्स को बेच करके अपना पैसा का क्या कर सकूं? रिकवर कर सकूं, ठीक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है? सरप्लस ही होता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय कॉन्ट्रीब्यूटर्स। आई होप कि आपको ये रिसिप्ट साइड का समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू पेमेंट साइड। अब देखो यहाँ पे इतने सारे आपके पास कलेक्शन हो चुके हैं। अब कलेक्शन करने के बाद पेड भी तो करना है ना। ये सारा काम किसका है? लिक्विडेटर का है, जिसे कंपनी ने अपॉइंट किया है। स्पेशली किस पर्पस के लिए अपॉइंट किया है? फॉर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी के लिक्विडेशन के लिए अपॉइंट किया है। तो अब यहाँ पे देखो, जब सारा पैसा कलेक्ट हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा, तो पेमेंट के टाइम पे हम क्या करेंगे? लाइबिलिटीज को पे करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया है ना, लाइबिलिटीज में कौन कौन से लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये लाइबिलिटी से पहले भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें पे करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या है? लीगल एक्सपेंस, ठीक है। सबसे पहला एक्सपेंस है लीगल एक्सपेंस। जो लीगल एक्सपेंस होते हैं उसे सबसे पहले आपको पे करना होगा, और ये भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, नो वरी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, ठीक है। यहाँ पे REMU लिखा है मैंने, पूरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये बात बताओ कि कंपनी ने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडेशन,
ऑफ कंपनीज मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो क्या मुझे ये बताओ कि क्या वो लिक्विडेटर जो है क्या वो कंपनी में किसी का रिश्तेदार लगता है, क्या किसी का फूफा लगता है, या किसी का अंकल लगता है? नहीं। अगर लगता भी होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट में काम नहीं करेगा, ठीक है। और वैसे भी हम कंपनी किसको करेगी, किसी जो दूसरा पर्सन होगा, एक लीगल पर्सन होगा, उसको अपॉइंट करेगी बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। तो अगर किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो वो लिक्विडेटर क्या चार्ज करेगा, कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कोई नहीं करेगा, और वो भी आज के टाइम में, ठीक है। अगर आप कोई काम करते हो तो आप भी क्या करोगे, पहले पैसे चार्ज करोगे, उसके बाद में किसी का काम करते हो, है कि नहीं। अगर आपका दोस्त कहीं पे बुलाता है, जाते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ पार्टी मिलेगी, ठीक है, उसके बाद में फिर आप जाते हो, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, सो यहाँ पे आ जाते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन भी मिलता है। तो पहले लीगल एक्सपेंस पे करने के बाद लिक्विडेटर क्या करता है, अपना रेम्यूनरेशन निकाल लेता है, क्योंकि क्या पता सारे लाइबिलिटी पे करने के बाद पैसे ही बचे ही ना, यस और नो। अगर सारे लाइबिलिटी पे कर दिया और पैसे बचे ही नहीं, तो उसको रेम्यूनरेशन कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए आफ्टर लीगल एक्सपेंस लिक्विडेटर क्या करता है, अपना जो कमीशन है वो ले लेता है, ठीक है। तो देखो लिक्विडेटर जो रेम्यूनरेशन लेता है एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट नहीं लेता है कि हाँ इतने परसेंटेज ही मैं लूंगा, ठीक है। टोटल सेल के ऊपर अलग अलग परसेंटेज होते हैं और अलग अलग अमाउंट के ऊपर परसेंटेज होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है, क्लियर। अब डोंट वरी, टेंशन मत लेना, आपको एग्जाम में भी बाइफर्केशन दिया होगा कि 2% ऑन दैट अमाउंट, 5% ऑन दैट अमाउंट, 3% ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट वन क्या दिया है, ऑन असेट्स रियलाइज्ड। फर्स्ट लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन क्या है, ऑन असेट्स रियलाइज्ड। मीन जो देखो असेट्स रियलाइज किया है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज होगा। जैसे मान लो असेट्स रियलाइज जितना भी हुआ है उसके ऊपर 2%, ठीक है। तो असेट्स रियलाइज कहां पर है, यहां पर, ठीक है। तो ये जितना भी असेट्स का अमाउंट होगा, इस अमाउंट पर कितना परसेंट, जो भी परसेंटेज गिवन होगा क्वेश्चन में वो आपको कैलकुलेट करना है और यहां पर लिख देना है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑन पेमेंट टू प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। ऑन पेमेंट टू प्रिफरेंशियल क्रेडिटर मींस प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को पे करते वक्त, ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको दिया होगा प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज दिया होगा, वो परसेंट कैलकुलेट करना है और आपको अमाउंट यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्रेडिटर्स तो हमें पता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर मींस जैसे कि किसी एम्प्लॉइज का पेमेंट ड्यू है, ठीक है। किसी भी जो एम्प्लॉय काम करे हमारे पास, अगर उनका पेमेंट ड्यू है तो पहले आप क्या करो, वो पे करो, ठीक है। मैं यहाँ पर ये पूरा नहीं बता रहा हूँ, जस्ट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी ड्यू है तो पहले हम उसे पे करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस कुछ पेंडिंग है, ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स कुछ पेंडिंग है आउटस्टैंडिंग में, ठीक है, तो वो हम पे करेंगे। सो दैट अमाउंट इज नोन एज प्रिफरेंशियल क्रेडिट। तो अगर ये अमाउंट पे कर रहे हैं हम, एम्प्लॉयज का ड्यू पेंडिंग है वो पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस पेंडिंग है उसे पे कर रहे हैं, तो वो पे करने के ऊपर भी लिक्विडेटर क्या करता है, अपना रेम्यूनरेशन मींस कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। तो वो अमाउंट यहाँ पे निकाल के लिख देंगे। तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वन क्या है, जो असेट्स बेचा है उस पर कमीशन, सेकेंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करते वक्त जो बचेगा उस पर भी कमीशन। नेक्स्ट वन इज ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जब मैंने आपको ये सिक्योर्ड क्रेडिटर बताया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब उससे हमने पैसे लेते वक्त या कुछ गुड्स खरीदते वक्त हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी, तो जब उसे पे करेंगे, उसे पे करने के वक्त भी उस अमाउंट पर क्या करेंगे, जो लिक्विडेटर होगा अपना कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है। तो उस पर भी चार्ज करना है और अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। एंड नेक्स्ट वन इज ऑन पेमेंट टू शेयर होल्डर। ऑन पेमेंट टू शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर तो आपको पता ही है, शेयर होल्डर मीन्स द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो कंपनी के ओनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो उन्हें भी पेमेंट करते वक्त क्या करता है, लिक्विडेटर अपना रेम्यूनरेशन चार्ज करता है। मतलब कहीं पर भी मौका नहीं छोड़ रहा है, मौके पे हर बार चौका मार रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 चौका मार भी दिया, ठीक है। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन मैंने चारों पार्ट आपको बता दिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट किसके ऊपर है, असेट्स रियलाइज्ड पे। सेकंड किसके ऊपर चार्ज करता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे। थर्ड किसके ऊपर चार्ज करता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। एंड लास्ट वन किसके ऊपर, शेयर होल्डर को पेमेंट करते हुए।
ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं तो ये जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ ये सीक्वेंस ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपने सीक्वेंस बिगाड़ के अगर पेमेंट किया दैट मीन्स आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला लीगल एक्सपेंस पे करना है, उसके बाद में लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे करना है, देन उसके बाद आते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस, उसके बाद आते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस। सर लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या होता है? लिक्विडेशन एक्सपेंस मींस कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। बिजनेस को बंद करने का कुछ कॉस्ट होता है, उसे भी पहले पे करेंगे, मतलब तीसरे नंबर पे करेंगे, ठीक है। आप ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये बिजनेस को बंद करने का कॉस्ट और ये लिक्विडेटर का कमीशन है। रेम्यूनरेशन मतलब कमीशन जो लिक्विडेटर चार्ज कर रहा है। तो ये तीन आपको फर्स्ट पे करने हैं, पहला लीगल एक्सपेंस, दूसरा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन और तीसरा लिक्विडेशन एक्सपेंस मींस कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। देन उसके बाद में आपका आता है लाइबिलिटीज। अब जो यहाँ पर बचे हैं ना वो लाइबिलिटीज हैं। अब लाइबिलिटीज में भी मैंने आपको बताया शुरुआत में कि दो तरह के लाइबिलिटी होते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी और इंटरनल लाइबिलिटी। तो फर्स्ट विच लाइबिलिटी वी हैज टू पे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में यहाँ पे आ गए, तो फोर्थ नंबर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में भी हमें किसे पे करना है? पहले पे टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, जिसके ऊपर लिक्विडेटर ने कमीशन चार्ज किया अपना, ठीक है, एम्प्लॉय का ड्यू बाकी है या गवर्नमेंट के टैक्सेस बाकी हैं, वो सब किस में आते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। तो पहले हम उसे पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन है पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। उसके बाद क्या है? डिबेंचर होल्डर्स। जो एक्सटर्नल जो बोरोड फंड होते हैं ना, जिसमें डिबेंचर्स कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है और पैसे कलेक्ट करती है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद किसका नंबर आता है? डिबेंचर होल्डर का। तो हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ वन क्या है? पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अभी बताया मैंने, जिसके ऊपर सिक्योरिटी हमने कोई भी नहीं दिया है, तो उस क्रेडिटर को पे करेंगे, ठीक है। आफ्टर पेइंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद लास्ट किसे पे करना है हमें? सेवेंथ वन, पे टू शेयर होल्डर। उसके बाद में हम शेयर होल्डर को पे करेंगे, मींस ओनर ऑफ द कंपनी। लेकिन आप ध्यान रखना, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोथ। बट हु इज द रियल ओनर? रियल ओनर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। बिकॉज सबसे ज्यादा रिस्क कौन बेयर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिस्क क्या होता है? थोड़ा लिमिटेड होता है, बट सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क बेयर करता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हमेशा परसेंटेज होता है, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर, 12%, 9%, 8% ऐसे। बट कभी भी इक्विटी शेयर में परसेंटेज नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मींस कंपनी को प्रॉफिट हो, आइदर प्रॉफिट हो और लॉस हो, उसे तो 10%, फॉर एग्जांपल मैं 10% डिविडेंड ले रहा हूँ, तो 10% वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो चाहिए ही चाहिए। आइदर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो और कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस ही क्यों ना हो, उसके 10% अपना चाहिए। बट इक्विटी शेयर होल्डर में परसेंटेज गिवन नहीं होता है, ठीक है। क्यों गिवन नहीं होता है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, मींस डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ देन इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड और प्रॉफिट वी कैन से, ठीक है। बट अगर कंपनी को लॉस हुआ, इन केस लॉस, ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे नहीं मिलते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना? 10% देके चलो पहली फुर्सत में बाजू हो जाओ, ठीक है। और सारा प्रॉफिट कौन यूज करेगा? सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर मजे करेगा, ठीक है। सो अगर रिस्क बोलते हैं ना, रिस्क ना लेना भी एक सबसे बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क ले रहा है, इस वजह से अगर प्रॉफिट होगा तो मजे भी लेगा और लॉस होगा तो बर्डन भी बेयर करना होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम शेयर होल्डर को पे करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि शेयर होल्डर में भी किसे पहले पे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? तो पहले हम पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि उसका परसेंटेज क्या होता है? डिविडेंड का फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पेमेंट कर देंगे एंड उसके बाद इफ इन केस लास्ट अमाउंट जो बच जाता है, ठीक है, अगर यहाँ तक ही अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक हमने पेड किया और पैसे खत्म हो गए, जीरो,
तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा क्या? नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को 0 रुपीज में, मीन्स उसे पैसे नहीं मिले, उसने जितने भी पैसे कैपिटल लगाए थे बिजनेस में वो पूरा लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तक पे करने के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तब वो किसे पे किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है पेमेंट का और ये सीक्वेंस है रिसिप्ट का, ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं कि कंपनी के पास जो भी रियलाइजेशन हुआ था, रिसिप्ट इतना हुआ है, ये चारों पार्ट से रिसिप्ट हुआ और कंपनी अपना एक्सपेंस पे करते 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 मान लेते सर यहाँ तक हमने पे किया और पैसे खत्म हो गए, ठीक है। नहीं, यहाँ तक तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तक कर लेते हैं, यहाँ तक पेड किया और पैसे सर खत्म हो गए, ठीक है, डन, खत्म हो गए पैसे। तो इसका मतलब क्या? बाकी के जो डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इनको पैसे नहीं मिलेंगे? यस, ऑफ कोर्स नॉट, इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन सबका क्या हो गया? लॉस। आई बात समझ में? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिक्विडेटर इसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने क्या सीखा ये चैप्टर में? बेसिक्स में लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व, या तो हम कह सकते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। बिजनेस को क्या कर रहे हैं हम? बंद कर। तो ऐसा नहीं कि शटर डाउन किया, ताला लगाया और फिर बाद में चले गए। बिजनेस ऐसे बंद नहीं होता। बिजनेस ऐसे कंपनी ऐसे चालू भी नहीं होती है और बंद भी नहीं होती। कंपनी चालू कैसे होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन करने से, ठीक है, कंपनी का बॉन्ड होता है, ठीक है, कंपनी जन्म लेती है। और कंपनी बंद कैसे होती है? शटडाउन कैसे होती है? ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर करने से कंपनी के जितने भी असेट्स हैं उनको बेच दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमने कैश बैंक लिख दिया, कंपनी के जितने भी असेट्स थे उन्हें सोल्ड आउट कर दिया, पैसे यहाँ पे लिख दिए। अगर किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने सिक्योरिटी दिया था एंड उसके ऊपर सरप्लस हुआ तो वो भी रिसिप्ट हो गया। एंड अगर किसी शेयर होल्डर का पेड अप कैपिटल कुछ कॉल्ड अप बाकी होगा तो वो भी कॉल्ड अप करके अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। देन ये सारे पैसे कलेक्शन हो गए एंड पेमेंट करने के टाइम पे ये सब पेमेंट करेंगे। पहले लीगल एक्सपेंस, देन लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, देन उसके बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंस, देन उसके बाद में पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देन शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। तो ऐसे करके हम पेमेंट करेंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अगर आपको किसी में भी पर्टिकुलर में डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा, ठीक है। तो यहाँ तक हम बेसिक को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक सम सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि हाउ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर, ठीक है, हम इसे कैसे बनाते हैं। तो एक मैं सम सॉल्व करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।